अभी तो देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। पहला करंट अफेयर देखते हैं। G20 एक रिपोर्ट है, ने एक रिपोर्ट निकाला है किसके अध्यक्षता एक नोबेल पुरस्कार विजेता है जिनका नाम है जोसेफ स्टिग्लिट्ज। इन्होंने अध्यक्षता की है। इसमें क्या है इस रिपोर्ट में कि वैश्विक असमानता की संकट जो बढ़ रही है, यानी कि जो अमीरी और गरीबी की जो खाई बढ़ रही है पूरी दुनिया में, उस पर एक रिपोर्ट निकाला है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये याद रखना कि कौन सा संस्था G20 और इनकी अध्यक्षता थी। 3 लोग की कमेटी थी, ये अध्यक्ष थे उसमें, और इसका नाम क्या था, वैश्विक असमानता संकट पे निकाला गया है। इसमें है कि G20 असमानता समिति 2000 से लेकर के 2024 का जो उन्होंने अध्ययन किया, इसमें कहा कि जितनी भी नई संपत्तियां बनी हैं 2000 से लेकर के 2024 के बीच में, जितनी भी नई संपत्तियां बनी हैं उसका 41% अकेले 1% लोगों ने हासिल किया है। पूरी दुनिया के स्तर पे जितनी भी नई संपत्ति बनी है 41% लोगों ने, 41% पूरी संपत्ति का 1% लोगों ने हासिल किया। बहुत ही खतरनाक डेटा है। हम लोगों को लगता है खाली भारत में ये चल रहा है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है कि जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब बनता जा रहा है, क्योंकि संपत्ति उसके पास में आ ही नहीं पा रही है। भारत के संबंध में क्या आया कि 2000 से 2023 के बीच में 1% लोगों की संपत्ति में 62% की वृद्धि हुई है। कि जो 1% लोग हैं उनके जो एसेट्स है पूरी, वो 62% बढ़ गई है। कितने लोगों की? 1% लोगों के तो टोटल संपत्ति है। फिर चीन का भी यही सेम डेटा है कि 2002 से 2023 के बीच में तो इनके 1% लोगों के पास पूरी संपत्ति का 54% हिस्सा खाली 1% लोगों के पास चला गया। तो आप ये ना समझिए खाली भारत में ये चीजें हो रही, पूरी वैश्विक स्तर पे चीजें बढ़ रही हैं कि जिसके पास तो पूंजी है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जिसके पास पूंजी नहीं है, संसाधन नहीं है, वो नहीं बढ़ पा रहा, वो संघर्ष कर रहा है। इसमें एक सलाह ये दिया गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय असमानता समिति का गठन हो। अंतर्राष्ट्रीय असमानता समिति का गठन हो। ये करेगा क्या? उन्होंने कहा कि सरकारों को असमानता और उसके कारणों पर आधिकारिक एवं सुलभ आंकड़े उपलब्ध कराएगा ये संस्था। G20 क्या करेगा? यदि ऐसी एक समिति बनाई दी जा रही है तो सरकार को असमानता और उसके कारणों पर आधिकारिक एवं सुलभ आंकड़े प्रोवाइड करेगा, उपलब्ध कराएगा। इसी में बताया गया है कि इसका खतरा क्या है। तो बताया गया सबसे बड़ा खतरा है कि लोकतंत्र पे है, आर्थिक स्थिरता पर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बोलते हैं, लोकतंत्र डेमोक्रेसी आप जानते हैं, एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पर। इसका सबसे बड़ा खतरा इन्हीं तीनों सेक्टर पे पड़ने वाला है। दूसरा है कि क्यूएस एशिया रैंकिंग, एक क्यूएस जो एक संस्था है जो एशिया के स्तर और पूरी दुनिया के स्तर पर एजुकेशन में जितनी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका रैंकिंग निकालता है। तो 2026 में आया है एशिया रैंकिंग इसने निकाला है। भारत के कोई भी टॉप 10 में इसके अंदर नहीं है, जितने भी यूनिवर्सिटीज है टॉप 10 में कोई भी नहीं है। इसका पूरा नाम क्या है? क्वार्टरली साइमंड्स। ये रैंकिंग निकालता है पूरी दुनिया के या भारत के या एशिया के यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकालता है। जब एशिया का रैंकिंग निकाला तो इसमें हांगकांग विश्वविद्यालय टॉप पर है और पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की, ये दोनों समानांतर टॉप पर है। भारत के इसमें टॉप 10 में कोई भी नहीं, एशिया के टॉप 10 में भी कोई नहीं है। इवन ये हुआ है कि जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी था, इनका रैंकिंग और डाउन हो गया। जो इनके यूनिवर्सिटीज के पहले रैंकिंग अच्छे थे, अब जब देखा गया तो डाउन हो गया है। तो ये तो हालात है भारत की यूनिवर्सिटी के। अब आप देखिए लोग कहते हैं चाइना बहुत आगे, खाली चाइना इसलिए नहीं आगे कि मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, चाइना रिसर्च में भी काम कर रहा है, लेकिन उसकी टॉप यूनिवर्सिटीज है, डिफेंस में भी काम कर रहा है, इसलिए वो ओवरऑल आगे है चाइना। अमेरिका देखिए, अब चाइना अमेरिका में क्या अंतर है? अमेरिका पूरी दुनिया में खूब अपना हथियार बना के रखा है, वो चाहता है हम कितना हथियार बेच दे पूरी दुनिया को, तो इसलिए वो पूरी दुनिया को अस्थिर करने के उसमें रहता है, इधर युद्ध करा दो, उधर युद्ध करा दो, इनको हथियार भेज दो, उनको हथियार भेज दो। आप देखेंगे चाइना किसी भी देश के एक भी युद्ध में नहीं शामिल है। वो जितनी उसकी इकोनॉमी हो, सारा फोकस ये करता है कि कैसे हम ग्रोथ करें। साइंस टेक में ग्रोथ कर रहा है, डिफेंस में ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमी में तो है ही है, एआई में, क्वांटम कंप्यूटर में आप जान के हैरान होंगे, दुनिया में सबसे आगे है क्वांटम कंप्यूटर में चाइना। इतना खतरनाक पैसे मतलब उतने इन्वेस्ट कर दिया। तो जहां अमेरिका
पूरी दुनिया में अपने हथियार बेचने के लिए दुनिया से युद्ध कराने में उलझा हुआ है, खुद भी उलझा हुआ है। वही चाइना खाली एक तरफा अपने विकास पे, डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, इसलिए बहुत आगे आ रहा है। और ज्यादा नहीं 2 से 3 साल में देखिएगा 5 साल में कहाँ खड़ा रहेगा वो। और भारत को भी यही काम करने की आवश्यकता। भारत में क्या है कि ये हिंदू वो है मुस्लिम, ये हिंदू वो है मुस्लिम, ऐसा हो जाएगा, उनको खतरा इनको खतरा, ये सब नहीं देखना चाहिए। अब भारत सरकार पिछले 2-3 सालों से जितना एआई पे फोकस हुआ है, जितना रिसर्च पे पैसा दे रहा है, और भी पैसे देने चाहिए। फिलहाल अभी ये इनिशिएटिव हो गया। अमेरिका ने इनको धोखा दिया, तब इनको समझ में आया कि डिफेंस में अपना हमें स्टेबल होना है। जब चाइना ने 6 महीने पहले कहा कि हम आपको जो रेयर अर्थ मेटल मैग्नेट नहीं देंगे, तब फिर भारत को लगा नहीं आपने बनाना चाहिए, तो फिर उस पर काम करने लगा। तो भारत को झटका लगता है तब आते हैं होश में। फिलहाल जरूरी है। तो अभी तो चाइना के हम लोग आसपास भी नहीं है, लेकिन यह है कि जिस तरह भारत सरकार काम कर रहा है, अच्छा करेंगे, हम लोग भी अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी तो छोटी है। देख लेते हैं कि व्हाट्सएप मेटा के साथ, हाँ इसमें ये हुआ था, एक डिसीजन था CCI यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने एक रोक लगा दिया था कि व्हाट्सएप मेटा के साथ डेटा 5 साल तक शेयर नहीं करेगा। किस पर्पज से? एडवर्टीजमेंट के पर्पज से, कि उससे लोगों का जो अपनी प्राइवेसी है वो हानि होगा, उसको नुकसान होगा। तो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील अधिकरण ने क्या किया है, भारतीय इसमें एक अपील किया गया कि ये चीज सही नहीं है कि हम डेटा ना शेयर कर पाए। तो फिर क्या किया है कि CCI का जो ये एक पैरा में लिखा था, इसमें एक पैरा में था, हटा दिया गया उस पैराग्राफ को। उसमें लिखा था कि व्हाट्सएप विज्ञापन के लिए मेटा के साथ 5 वर्ष तक डेटा साझा करने पर प्रतिबंध लगा रहा है या लगा दिया है। तो इस पूरे पैराग्राफ को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील अधिकरण ने उसको समाप्त कर दिया, खारिज कर दिया। हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील अधिकरण की स्थापना 2016 में हुई थी और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम देख लेते हैं गोपी चंद हिंदुजा, आपने सुना, हिंदुजा ग्रुप आप जानते होंगे, उनके ये चेयरपर्सन थे। अब इनका निधन हो गया, 85 वर्ष के थे। तो इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटी है। चाइना कंपनी, इसकी एक कंपनी है एक्सपेंग एरोहॉट, ये इस कंपनी का नाम है एक्सपेंग एरोहॉट। 2026 तक इन्होंने क्या किया है, कहा कि उत्पादन और आपूर्ति, पायलट प्रोजेक्ट इनका हो गया है, इन्होंने देख लिया उड़ा करके, ये उड़ने वाली कारें बनाएंगे कि जो चलेंगे भी और उड़ेंगे भी 2026 तक। छठा खबर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस, ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अध्यक्ष हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, एंटोनियो गुटारेस। तो ये सूडान में युद्ध चल रहा है, तो वहां पे उन्होंने कहा है कि मतलब उस पे लोग सतर्क हो जाए और वहां पे जल्दी जल्दी युद्ध को बंद किया जाए। एक अल फशर वहां पे एक संस्था है, तो इस संस्था पर के लगभग 1 लाख लोगों को बंधक बना लिया है और उनको बहुत लोगों को गोली भी मार दिया अर्धसैनिक बल के रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने। तो ये इतना ही है इसमें इम्पोर्टेंट, यहाँ 2-3 साल से युद्ध चल रहा है। तो क्योंकि ये अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कह रहे हैं कि बहुत मानवाधिकार का बहुत हनन हो रहा है, पेपर में आ गया, तो इसलिए इसका चर्चा हो गया। अब देख लेते हैं, रियो डी जेनेरियो आयोजित C40 विश्व महापौर एक शिखर सम्मेलन हुआ या होता रहता है। तो इसमें एक संस्था है द रॉकफेलर फाउंडेशन, द रॉकफेलर फाउंडेशन, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। इनका एक इनिशिएटिव बहुत दिन से चल रहा है, कूल सिटीज एसिलेरेटर, मतलब शहरों को एसिलेरेट करिए कूल करने के लिए। बहुत गर्मी, जितने भी महानगर दुनिया के, क्योंकि वैश्विक तापन ज्यादा हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जितने भी महानगर है बहुत गर्म हो जाएंगे, वहां पे जीना दुश्वार हो जाएगा, लोग बहुत मरेंगे, अभी जो संख्या में मर रहे उसका 2-3 गुना मरना शुरू कर देंगे। तो उनका इनिशिएटिव है। तो भारत के 3 महानगरों को इसमें शामिल किया गया है, अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु। ये ध्यान देना है, रियो डी जेनेरियो में 3 लोगों को शामिल किया गया। कौन सा आयोजन है? C40 विश्व महापौर, एक सम्मेलन, शिखर सम्मेलन होता है। तो ये इसमें 3 इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखते हैं, ओपन एआई की चैट जीपीटी गो मॉडल 1 वर्ष के लिए फ्री सर्विस दे रहा है, कोई भी यूज कर सकता है इसको। उत्तर प्रदेश कारखाना संशोधन विधेयक 2024 राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसमें मोटी मोटी चीजें मैं बता दे रहा हूँ, इसको फिलहाल मैं अलग से कराऊंगा कि विधेयक क्या था, क्या संशोधन हुआ है। तो जो इसमें मोटी मोटी चीजें भी है, उसमें क्या है, ओवर टाइम जो है तिमाही सीमा तक बढ़ा दी गई है। पहले 75 घंटे तक था, अब 144 घंटे तक कोई भी
3 महीने के अंदर 144 घंटे तक वो ओवर टाइम कर सकता है। दूसरा है कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में पहले उद्योग में काम करने के लिए अनुमति नहीं थी, अब वो अनुमति मिल गई है। तीसरा है साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे ही रहेगी, यानी कि 8 छक 48, 8 घंटे पर डे, वीक में 6 डेज, तो ये 48 घंटे ही रहेगी। तो ये रहा आज का खबर। अब मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।